माननीय कपिल सिब्बल जी, कृपया शांति बना रखें। कपिल सिब्बल, चलो कपिल, गुड लक। Mr. Deputy Chairman, sir, I thank you for giving me this. आपका नाम आगे है, हम पुकारेंगे जब क्रम आएगा तब। I thank you for giving me this opportunity to participate in this debate. Though I stand to support the bill, I cannot but express that I am saddened by the manner in which this bill has been brought to this House और जिस तरह से इसको पारित किया जा रहा है। ये एक बहुत ही अहम मामला है। आप संविधान का ढांचा बदलने जा रहे हो, संविधान में संशोधन लेने जा रहे हो, और आप ये भी नहीं चाहते कि ये बिल सिलेक्ट कमेटी को जाए ताकि वहाँ चर्चा हो, विचार हो, जांच पड़ताल हो, हम सबकी राय रखी जाए और उसके बाद सदन में आके ये बिल पारित हो। हम केवल इतना ही चाहते थे। और इनको जल्दी क्या थी ये तो उन्हीं को मालूम है, हमको तो मालूम नहीं। लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, इनके पास 5 साल पड़े थे। ले आते, चर्चा हो जाती, सिलेक्ट कमेटी में चले जाता, सबके सुझाव रखे जाते, सदन में आता, हम पारित करते। इसमें दिक्कत क्या थी? लेकिन कोई बात नहीं, बिल लाए हैं तो चर्चा करनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि देयर आर एक्चुअली अबाउट 3 hurdles that this bill will have to pass. The first hurdle, that according to me there is complete non-application of mind on the part of the government in introducing this bill. I'll come to that a little later. The second hurdle is the constitutionality of this bill, which also I will refer to later. And the third aspect is the implementation of this bill. पहली बात तो ये है कि आपने संशोधन तो कर दिया और ये भी कह दिया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आरक्षण मिलेगा और 10% मिलेगा, लेकिन इसके पीछे कोई डेटा आपने तय किया, कलेक्ट किया कोई डेटा? प्रदेशों में क्या क्या हो रहा है, कहाँ ओबीसी ज़्यादा हैं, कहाँ दलित ज़्यादा हैं, उसकी परसेंटेज हर प्रदेश में क्या है, क्या करना चाहिए, वो डेटा आपने कलेक्ट किया? मुझे याद है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और पहली बार 1982 में सदन में रखी गई और उसके बाद 1983 में सदन में रखी गई और फिर 1990 में जाकर पास किया गया। मतलब कि उसको भी लगभग 10 साल लगे। यहाँ तो आप एक दिन में सब कुछ कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है कि एक संविधान का संशोधन करने जा रहे हो, वो भी एक दिन में, बिना कोई डेटा के, बिना कोई रिपोर्ट के? तो मैं आग्रह करूंगा सरकार से, हमें बताएं कि कोई इस पे रिपोर्ट बनी। 8 लाख का मापदंड आपने कैसे तय किया? एक तरफ तो आप इनकम टैक्स जो है, किसी का 1.25 लाख अगर वो कमाता है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, 2.5 इनकम टैक्स देना पड़ता है, और यहां 8 लाख में आप कहते हो कि 8 लाख से जो कम होगा वो गरीबी रेखा में आएगा। तो आप वो भी इनकम टैक्स लिमिट 2.5 से 8 लाख कर दीजिए ना, बजट में कर दीजिए ताकि उनको भी राहत मिले। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया कि कितने लोगों के पास 5 एकड़ लैंड है? हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास 5 एकड़ लैंड है? आपने ये तय किया है कि कितने लोगों के पास 100 गज का प्लॉट है? कितने लोगों के पास एक घर 1000 स्क्वायर फीट का है? आपने ये कोई डेटा कलेक्ट किया है? सारे देश में डेटा कलेक्ट किया है? और 200 गज नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में कितने लोगों के पास हैं? बिना डेटा कलेक्ट किए हुए ये आप संशोधन लेने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा डेटा देता हूं। देखिए, ऐसा है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, information technology is changing the way we interact with each other, changing the ways of employment.
And Ravi Shankar ji rightly said, he said, look at this digital revolution that is taking place. Jobs are being created, but more jobs are being lost than created, both in the public sector and in the private sector. You go to the ITC sector, to the information technology sector, lakhs of jobs have been lost. Lakhs of jobs have been lost. When banks go digital, thousands of jobs are lost. When public sector companies go digital, thousands of jobs are lost. Very few jobs are created. In fact, if you look at, and this is very interesting, from 2001 to 2018-19, the total jobs that have grown throughout the period is 7.3%, which means on a yearly basis, the jobs created by the central government was 0.4%. That's the number of jobs created on a yearly basis in the last 18 years. What jobs are you going to give to the weaker sections of society? And if you look at the Modi years, around 1.7 lakh jobs have been added to the central government level. This works out to be around 45,000 jobs a year on an average. पिछले 5 साल में 45,000 जॉब, ठीक है ना? और अगर 10% आप रिजर्वेशन दोगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो इसका मतलब हुआ कि 4,500 जॉब्स पर ईयर उनको मिलेगी. 4,500 जॉब्स उनको मिलेंगे. 50% तो रिजर्व है ऑलरेडी. हाँ, नहीं, आप मान भी लो, तो मतलब कि दिस कंट्री इज ऑफ 1.3 बिलियन पीपल. 800 million people live in less than 10,000 rupees a month. And you have brought this bill to benefit 4,500 people. Is this the mindset that you have? This is the kind of bill that you are amending the constitution for? एक और आपको मैं आंकड़ा देता हूं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 2006-2007 से लेकर 2016-17 तक जो डेटा हमारे पास है, वहां जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जो हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक्सक्लूड कर दो तो उनमें गिरावट आई है, एम्प्लॉयमेंट में गिरावट आई है. और अगर ये डेटा आप देखो, इसका मतलब ये है कि दिस कंट्री इज नॉट क्रिएटिंग एनी जॉब्स. इफ दिस कंट्री इज रिड्यूसिंग जॉब्स, then this reservation is impacting whom? Who are you doing it for? Actually, this debate is not about jobs, it is about reservation. What this country is crying for is jobs. When the youth come out on the roads, they want jobs. And jobs will only come with economic growth. And if you are growing at 7.2%, you're not going to get jobs. Your investment rate is going down. Your savings rate is down, it's below 30%. Your FDI is moving out of the country. You are putting the ED, income tax, CBI on all the private sector. Nobody wants to invest anymore. Investment is flying out of this country, which is why the jobs will be created by private investment. In the public sector, jobs are being reduced, sir. So who are you trying to fool? And what's the purpose of this amendment? And what's the data that you have collected? The leader of the House must tell us. The minister must tell us. What is that data that they have collected? And if they haven't collected the data, then they have brought this constitutional amendment bill for what? They must inform the people of this country why they have done that. And why am I sad today? And this is a confession. I am sad because we all sit here and ask ourselves this question, only one question: will it benefit us? If we oppose it, will it harm us? And if we pass it, will it benefit us? That's how we decide on constitutional amendments. Is this the way that we are supposed to function in this House? Is this the responsibility that the Constituent Assembly gave us by giving this enormous power to us to change the constitution of this country?
And this is, I know, we'll tell you how you're helping people. I'll give you that data as well. Let's be clear on it, sir. That was not the intention of the constitution makers. They wanted us to apply our minds, get the data collected. My learned friend उड़ीसा, इन्होंने सही कहा कि उड़ीसा में जो ओबीसी की रिजर्वेशन है वो केवल 11% है। 27% तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन 50% के मैक्सिमम है, तो 11% उनको है और 38.5% SC/STs को है। तो बैकवर्ड को तो मिल नहीं रही, और अब 10% आपने दे दी। उड़ीसा की पॉपुलेशन जो जनरल कैटेगरी है वो 6% है, तो वहां आप 10% दे रहे हो, ओबीसी को 27 मिल नहीं रही, और उत्तराखंड में भी यही हाल है। तो जब तक हर प्रदेश में आप ये नहीं तय करोगे क्या पॉपुलेशन है, किसको फायदा होने वाला है, कैसे फायदा हो, फिर आप कानून लाओगे, तो फिर तो ऐसे लगेगा कि भाई सही कानून है, बिना सोचे समझे। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा दुख हुआ होगा पिछले चंद दिनों में, और आप सोचती हो कि इसकी वजह से आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी। रौनक तो तभी आएगी जब जनता के चेहरों में रौनक आएगी। और जनता के चेहरों पे रौनक लाने का ये रास्ता नहीं है। अभी रविशंकर जी ने मुझे कहा, अभी सदन में कहा कि वी शुड अप्लाई आवर माइंड टू द प्रोविजंस ऑफ द बिल। सही, बट आई वाज वंडरिंग व्हाई ही वाज अप्लाइंग हिज माइंड टू टॉयलेट्स and to Mudra. I wonder, because that's a different route altogether, sir. Sir, let me give you another fact which will surprise you, sir. One minute, one second. Please. Sir, let me just explain. Sir, now I come to the bill. This is in addition. The member is not illegal. Member, sir, 1 second. Please. Sir, under Article 15 of the Constitution, the reservation is for socially and educationally backward classes. Please note that phrase. Socially and, if you don't mind, socially and educationally backward classes. And now this reservation is for economically weaker sections. It takes away the category of classes altogether, as rightly pointed out by the law minister. So you are moving from giving reservations to economically and socially backward classes to economically weaker sections. Now, sir, consider a person from the Dalit community. I didn't say you are taking it away. I said you are moving. You are moving. Yes, you are moving, I've said. You are moving. 50% there and 10% here. I never misunderstand you. You sometimes do misunderstand us. But I never misunderstand you. Now, sir, this is a complete shift. Now consider this. A Dalit family which hardly earns anything, मतलब के कृपया अपनी जगह बैठे, खत्म करने के बाद आपको मौका दूंगा। दलित का परिवार जो 5,000 रुपया, 10,000, 15,000 रुपया महीना कमाता है, वो वीकर सेक्शन नहीं है। इस संशोधन के आधार पे वो वीकर सेक्शन नहीं है। लेकिन जो 8 लाख रुपया कमाता है, 66,000 रुपया महीना कमाता है, वो वीकर सेक्शन है। वो वीकर सेक्शन है। वो वीकर सेक्शन है। नहीं, that's a fact. जब आपका मौका आएगा आप तथ्यों को बताएं। That's what the constitutional amendment. Don't get agitated. Don't get agitated. Please. Sir, don't get agitated. Don't get agitated. Anybody. कोई दलित का राइट नहीं लिया जा रहा है। 8 लाख के नीचे में 5,000 भी आता है, सब आता है। Sir, please don't miss. 1 second. कृपया शांति रखें। जब आर्थिक नहीं है, वहां जिस कास्ट में पैदावार रिजर्वेशन मिलता है, ये कानून है इस देश का। प्लीज अपनी जगह बैठकर ना बोले, बहस आगे बढ़े। आप I did not. I am just explaining
the fundamentals of this constitutional amendment. Economically weaker sections don't include educationally and socially backward classes. Correct? Correct? Educationally and socially backward classes are entitled to 50% reservation. Correct? 10% is for economically weaker sections. Now a Dalit who earns 15,000 rupees a month, I'm just giving an example, doesn't get the quota of reservation. शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी आय की सीमा नहीं है। जब मौका आपका आय की सीमा नहीं है। मैं आग्रह करूंगा जब आप सबका मौका आएगा आप इन तथ्यों का जवाब दें। बहस अच्छी तरह चल रही है, उसको होने दें। आप बताएं। देखिए मैं साधारण बात कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि उस दलित को जो 15,000 रुपया कमा रहा है उसको आरक्षण मिलता है। मैं नहीं कहता नहीं मिलता, लेकिन उसका 27% है तो उसमें शायद वो नहीं आए, तो हो सकता है कि वो कोटा में नहीं आए, लेकिन फिर भी वो 15,000 कमा रहा है। शेड्यूल ट्राइब को कोई भी आय की सीमा नहीं है। अरे दलित 22% है, आय की सीमा नहीं है। और ओबीसी का क्रीमी लेयर 8 लाख है। ओबीसी का क्रीमी लेयर 8 लाख है। नहीं आप बैठिए। एक सेकंड। उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य से मैं आपसे अरे आपकी एक बात समझने के लिए पूछ रहा हूँ। वो क्या ऐसा चाहते हैं कि आर्थिक रूप से सबल दलितों को आरक्षण न मिले? ऐसा चाहते हैं क्या? जो दलित आर्थिक रूप से सबल है उसको आरक्षण न मिले? जरा स्पष्टता करो कपिल सिब्बल जी। कृपया अपनी जगह बैठे। ओबीसी को आप बैठे। आप अगर इस तरह टिक्का टिप्पणी आप सब बीच में करेंगे, आप प्लीज अपने सीट पर बैठे। प्लीज अपनी जगह बैठे। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी आपकी बात के अलावा। माननीय कपिल सिब्बल जी, हर एक दलित को जो 15,000 रुपया कमाता है उसको अपने कोटे में आरक्षण नहीं मिल सकता, हो सकता है नहीं मिले, मतलब। और हर एक ओबीसी को जो 27% उसको कोटा मिलता है, वो इतना कमा रहा है उसको नहीं मिले। आप आगे चले, अपनी बात मिले। आप कहें आगे चले। अगर उसको नहीं मिलता, आपको आरक्षण का पता नहीं है। आपको आरक्षण का पता नहीं है। आपका माननीय मंत्री जी, जब आपका मौका आएगा आप कृपया इन चीजों का जवाब कर रहे हैं। इनको आरक्षण का कुछ भी पता नहीं है। शेड्यूल ट्राइब को इनकम का कोई मर्यादा नहीं है। और ओबीसी का मैं आग्रह करूंगा सभी पक्षों से अपनी जगह बैठे। कृपया बहुत महत्वपूर्ण बिल पर बहुत अच्छी तरह बहस चल रही है। जब आप सबका मौका है तो आप जवाब दें। कृपया जवाब दीजिएगा। आप बैठे साहब, बैठे। Sir, all that it's a very simple statement. I don't know why my learned friends are agitated. Jobs are limited. Not everybody within the OBC section who is economically weak gets a job. Not everybody amongst the Dalits who are economically weak, educationally and socially backward get a job. All that I was saying was that a person who earns less than 8 lakhs rupees, that is 66,000 rupees a month, compared to a Dalit or an OBC who does not get a job, who earns much less, I think you have already repeated several times. Please further. Right. Please further. Tell your points. Please. आप बैठे। आप दोनों ये बातें कई बार दोहरा चुके हैं। आप आगे चले। माननीय कपिल सिब्बल जी, अपने तर्क में आगे चले। So what I was आप कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। आगे चले, मेरा अनुरोध होगा। raising a simple point
a Dalit or an मैंने OBC उनसे भी who अनुरोध किया, does आपसे भी not get करता a हूं। job आप within सीट his पर बैठ कर quota, बहुत बोलते हैं, आपसे अनुरोध करूंगा, a आप चुप रहिए। Dalit or an OBC who does not get a job within his quota still belongs to the economic weaker sections but is excluded. But is excluded because he belongs to educationally and secularly backward classes. That's the point. And that's the constitutional issue which you have to answer. That you have to answer. How have you excluded them? How have you excluded the poor? How have you excluded who earn only 20 lakhs? Say 20,000 a month or 15,000 a month or 25,000 a month, who are not included, who don't get a job in the OBC, who don't get a job amongst the Dalits? That's the question you will have to answer. Point number one. दूसरी बात सर, दूसरी बात सर, इन्होंने कहना चाहते माननीय रूप से माननीय गोयल जी, कृपया अपनी जगह बैठे। माननीय गोयल जी, आप बैठे, जहां साहब आप बैठे। आपको इसका मतलब आपको समझ तो आ गई, बड़ी अरसे के बाद आपको समझ तो आ गई कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप समझ गए। दूसरी बात सर, this has enormous constitutional hurdles. There are 4 hurdles, brothers, this amendment will have to cross. Number 1, can reservation be provided under this constitution to economically weaker sections? That's the first constitutional issue that will have to be decided. Why do I say that, sir? And my learned friend read that judgment, Indira Sahni's judgment, and I'm always amazed as to how lawyers, when they are lawyers, are passionate about the law, and how lawyers, when they become ministers, are passionate about ignoring the law. कृपया मैं अनुरोध करूंगा, मैंने कभी रिजर्वेशन की डिबेट में टॉयलेट का नाम नहीं लिया। Sir, when the Indira Sahni matter came up and the Mandal Commission reservation was tested by the Supreme Court, there were 2 forms of reservation. पहला तो 27% जो आरक्षण था वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिला, और दूसरा उन्होंने कहा कि इस 27% में हम प्रेफरेंस उसको देंगे जो ज्यादा बैकवर्ड हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिया। लेकिन तीसरा प्रावधान रद्द कर दिया, सेइंग इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तीसरा क्या था कि 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी को मिलेगी। ये प्रावधान मंडल कमीशन का था कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर कैटेगरी को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट 9 जजेस ने कह दिया कि वो असंवैधानिक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन कैसे कर सकते हो जब 9 जजेस का बेंच कह रहा है कि आप इकोनॉमिक सेक्शन में कर नहीं सकते। कृपया शांति। और मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन से लॉ ऑफिसर ने आपको राय दी थी? द मिनिस्टर मस्ट टेल अस व्हिच लॉ ऑफिसर ऑफ दिस गवर्नमेंट gave you an opinion that this is constitutionally valid. You must disclose that to Parliament. You must tell us. So, and let me read. They said, and 10% vacancies were to be reserved for other economically backward sections who were not covered by any of the existing schemes of reservation. The majority judgment upheld the reservation of 27% in favor of backward classes and the further subdivision of more backward within backward classes who were to be given preference, but struck down the reservation of 10% in favor of other economically backward categories. Economically backward. So economically weaker is not economically backward according to you. Please, बैठे। दूसरी बात, the second hurdle you will have to cross is the hurdle of 50%. इंदिरा साहनी की जजमेंट में यह भी कहा गया है कि अगर आप 50% की से ज्यादा आरक्षण करते हो तो दैट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। यह भी कहा गया। इसलिए जो 69% रिजर्वेशन
तमिलनाडु की है और बाकी प्रदेशों की है, वो आज भी 9th शेड्यूल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आज भी वहां फैसला नहीं हुआ, आज भी वहां रिजर्व है मैटर। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स संवैधानिक इशू है और आपने बिना सोचे समझे, बिना कोई विचार किए, बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजे यहां दे दिया। और कृपया कृपया बैठ। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का समर्थन नहीं करना चाहते, डिक्लेयर कर दीजिए फिर। मेरा आग्रह आप सब बैठे शांति बनाए। सर आई जस्ट वांट टू, एक और मैं बात सदन के सामने रखना चाहता हूं, वो है एक्सप्लेनेशन। इस बिल में धारा आर्टिकल 15(5) के बाद आर्टिकल 15(6) में एक एक्सप्लेनेशन भी है। वो एक्सप्लेनेशन ये है that for the purposes of this article and article 16, economically weaker sections shall be such as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. So जो मापदंड होगा वो परिवार की क्या इनकम होगी उससे तय किया जाएगा। अब मैं आंकड़े देख रहा था कि हिंदुस्तान में लगभग जो परिवार की इनकम है 76 लाख परिवारों की इनकम 5 लाख से ज्यादा है, केवल 76 लाख, और उसमें 55 लाख लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। 55 लाख अबव नहीं अबव 5 लाख, मैं अबव 5 लाख इनकम की बात कर रहा हूं कि 76 लाख लोग की इनकम अबव 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा है, कुल 76 लाख, उसमें से 55 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। रह गए 21 लाख। सो 21 लाख लोगों को आपके हिसाब से, इस देश के 130 करोड़ लोग हैं, 21 लाख लोगों के लिए आप ये आरक्षण ला रहे हैं। ये कृपया बोलने दो। अरे भैया आप दूसरी बात, अब कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? इसमें से कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? 3.7% इन्होंने कहा था पहले, वो 6 करोड़ हो गए, 6 करोड़ हो गए इनकम टैक्स देने वाले। अच्छा, इनमें से इनकम टैक्स ही बहुत कम देते हैं, तो आप कैसे तय करोगे किससे परिवार की कितनी इनकम है? आप कैसे तय करोगे किसके परिवार की कितनी इनकम है जब इनकम टैक्स ही बहुत कम लोग देते हैं? तो फिर क्या होगा? झूठे सर्टिफिकेट होंगे, कृपया बीच में झूठे सर्टिफिकेट होंगे और अपने लोगों को दिया जाएगा आरक्षण, चाहे वो शिक्षा के संस्थाओं में हो, चाहे नौकरियां हो। ये आपने अपने लिए रखा है ताकि इंप्लीमेंटेशन में आप जो मर्जी किसी को भी दे दो। आप मान लो कि किसी की इतनी इनकम है, ज्यादा हो तो कम कर दो, क्योंकि वो इनकम तो कहीं फाइल नहीं होती। तो कौन तय करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितनी कहां इनकम है। ये इंप्लीमेंट कैसे होगा? ये कहां से पता लगेगा? जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की वो कैसे प्रूव करेगा मेरी कितनी इनकम है? कहां से पता चलेगा? कृपया बैठे कृपया, मैं सभी पक्षों से आग्रह, अपनी सीट पर बैठकर कृपया टिप्पणी न करें, कृपया। ठीक है ना? So therefore there is a big problem about implementation, which is the authority, because मापदंड तो इन्होंने कह दिया कि इनकम होना चाहिए, मापदंड तो कह दिया ना, तो कहां से, जब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो कौन बताएगा? कोई मशीनरी? कृपया मैं आग्रह करूंगा ना, The minister must tell us, is there any machinery? मंत्रियों पे कोड कंडक्ट Is there any machinery? Is there any machinery that has been devised by the executive in order to ensure that people, the proof of income is given through a certain method? कोई पता ही नहीं किसी को, आपने तो कोई मापदंड रखा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब इन्होंने कहा है, अब मैं आपको बताऊं, जो इनकम रूरल हाउसहोल्ड्स की जो एवरेज इनकम है सारे देश में, वो है 22,405 रूरल परिवार की, 22,405, और अर्बन परिवार की 91,405।
और यहां मापदंड आपने लिखा है 66,000, which means all rural households, all urban households are covered. All rural households, all urban households will be covered. So who are you going to give erection to? 99%, 100% of them are covered. And what is the erection you are giving? 10%. Who are you going to benefit? ये नोटबंदी जैसे होगा. Sir, let me now. Just sit down, sit down. जब Sit आप down, सबका sit down. मौका आएगा इन चीजों को बताएं. मेरा सभी लोगों से आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें अपनी बात. मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं. According to the socio-economic caste census 211, only 8.25% people of rural houses have monthly income of more than 10,000. Only 8.25%. The rest of 92% don't. So how are you going to benefit 92%? Where are you going to get the jobs from when your jobs are decreasing? This is another jumla. कमल का हमला और एक और जुमला. कमल का हमला और एक और जुमला. Then sir, as far as agriculture, आप किसानों की बात कर रहे थे. एग्रीकल्चर 5 एकड़ की लैंड की बात हो रही है. 86% of the people in this country have land holdings which will qualify for reservation. 86%. And how many will get reservation? Again the same problem. So you don't have the jobs, but you're wanting to give reservations to a scenario where jobs are decreasing, and you ऐसा है. हमें आपका मकसद मालूम है. आप हंस रहे हो ना. 2019 के बाद रो नहीं लेना कहीं. अभी तो हंस रहे हो. आप जैसे पिछले कृपया आपस में बात न करें. कृपया आपस में बात. Now, sir, just to say some basic facts. Sir, this was tried in the last few years by several state governments. That is reservation on the basis of economic criteria. Haryana's 10% reservation stayed in 2016. Rajasthan's High Court struck down 14% reservation for EBS. EBS reservation for Patidar demand earning less than 8 lakhs got Hardik Patel 124 sedition. मतलब कि उसने जो मांग की, जो आप आज पारित कर रहे हो, उसको तो आपने जेल भेज दिया. उसको तो आपने जेल भेज दिया. यही मांग कर रहा था ना वो. हार्दिक पटेल यही मांग कर रहा था ना. कृपया अपनी जगह में. उसको आपने सेडिशन में जेल भेज दिया. ठीक बात बोलिए सर. तो इसमें मैंने कहा कि संवैधानिक बाधाएं हैं, इसमें इंप्लीमेंटेशन के बड़े भारी इश्यूज हैं, और इसमें जो सोच विचार होना चाहिए थे वो नहीं हुआ. लेकिन मैं आखिरी बात अपनी रखूंगा और फिर बैठ जाऊंगा. वो आखिरी बात यह है कि रविशंकर जी ने ये प्रियम्बल पढ़ा था, तो मैं भी जरा पढ़ दूं. We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, जरा सोच के, secular, democratic republic. Secular, जरा ध्यान से. Then liberty of thought, expression, belief, तो पढ़ रहे हैं चाहे faith and worship. वो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. Liberty of thought, expression, belief, faith, worship. Then equality of status. अभी कानी मोदी जी ने कहा किस तरह से दलितों का स्टेटस एक तरफ तो लिंच कर रहे हैं और कोई निंदा करने के लिए तैयार नहीं है. उस समय सब मौन रहते हैं. दलितों की लिंचिंग पे मौन, और फिर बात करते हैं आरक्षण की. कृपया बैठे बोल लेंगे. Then fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Sir, the problem is that when majorities rule the country, they think that they are the repositories of power that emanates from God. They can do anything.
And that is what is happening in the last, that is what happening in the last 5 years. I just want to share with you a couplet. खुदा के बंदे संभल जा, खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा। खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा। मत कर एक दूजे पे हमला, मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का है जुमला। मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का जुमला। शहनशाह की आदत भुला के, नफरत के बीच दफना के, इंसान बन के दिखा दे। बहुत बहुत धन्यवाद।